रहा है वह सब आखिरकार कहीं ना कहीं अपनी मंजिल की ओर बढ़ता दिख रहा है। यह सिर्फ एक पेंशन का मामला नहीं है, यह उस सम्मान की लड़ाई है जिसे आपने अपने पूरे जीवन भर की मेहनत से कमाया है। वर्षों तक काम करते हुए आपने देश की मशीनरी को चलाया, कारखानों को जीवित रखा, प्रोडक्शन को संभाला, कार्यालयों को समय पर चलाया, और जब आप रिटायर होकर घर लौटे तो आपको यह विश्वास था कि देश आपको वह सम्मान देगा जिसके आप हकदार हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं रहा, और शायद इसी कारण आज जो बातें कहने जा रहा हूं उनका वजन आप किसी और से ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि यह लड़ाई एक दिन की नहीं है। यह कोई मामूली शिकायत नहीं थी जिसे एक आवेदन देकर निपटा दिया जाता। यह वह लड़ाई थी जिसमें हर पेंशन धारक की उम्मीद, उसकी आर्थिक चिंता, उसका भविष्य और उसके बुजुर्ग जीवन की सुरक्षा जुड़ी हुई थी। EPS 95 योजना शुरू तो हुई थी पेंशन धारकों के हित के लिए, लेकिन धीरे धीरे इस योजना में इतने जटिल नियम और सीमाएं लगती गईं कि अंतिम पेंशन एक मजाक बनकर रह गई। 1000 से 2000 की पेंशन में कोई आदमी कैसे गुजारा करे, कैसे दवा ले, कैसे घर चलाए, कैसे अपनी बची हुई जिंदगी इज्जत से बिताए, यह सवाल हर पेंशन धारक के दिल में तड़प पैदा करता था। और इसी तड़प ने इस लड़ाई को इतना बड़ा बना दिया कि यह सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। आपको याद होगा कि जब पहली बार 4 नवंबर 2012 के फैसले की बात सामने आई थी तो पेंशन धारकों के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी थी। 8000 की वेतन सीमा खत्म होने की बात ने ऐसा महसूस कराया था कि अब शायद पेंशन में सुधार होगा, लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि वास्तविक सुधार कितना हुआ। उससे पहले वर्षों तक लोग 1000 पर अटके रहे और न्यूनतम पेंशन के इंतजार में बैठे रहे और फिर 1000 पर आकर अटक गए। जिन सालों में महंगाई दोगुनी हुई पेंशन वहीं की वहीं रुकी रही और फिर धीरे धीरे एक एक करके 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई। हर एक याचिका अपने साथ किसी परिवार की पीड़ा लेकर आती थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि पहले भी इस मुद्दे पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी, इसीलिए फिर से 3 जजों की बेंच बनाना जरूरी है, तब लगा कि शायद अब इस मामले को वह गंभीरता मिलेगी जिसकी वह हकदार है। और फिर एक नई पीठ बनी मुख्य न्यायाधीश ललित जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया। इन तीनों ने कई दिनों तक विस्तृत सुनवाई की, सबूत देखे, पुराने आदेशों का अध्ययन किया, सरकार और EPFO के तर्क सुने, पेंशन धारकों की तरफ से की गई बातों को समझा और फिर यह महसूस किया कि इतने वर्षों में पेंशन धारकों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। कोर्ट ने देखा कि एक ही तरह का योगदान देने वाले 2 व्यक्तियों को सिर्फ इसलिए अलग अलग पेंशन मिल रही है क्योंकि उन्होंने अलग अलग वर्षों में रिटायरमेंट लिया। कोई 2004 से पहले रिटायर हुआ, कोई 2006 में, कोई 2014 से पहले, कोई बाद में। लेकिन सवाल यह है, क्या रिटायरमेंट का वर्ष किसी की मेहनत की कीमत तय करता है? क्या 2 लोगों ने बराबर योगदान नहीं दिया? क्या दोनों ने अपने अपने समय में आपकी फैक्ट्री, आपका ऑफिस, आपका विभाग नहीं संभाला? तो फिर फर्क क्यों? यही बात कोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि न्याय हमेशा बराबरी चाहता है। और फिर कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, पेंशन धारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट आयु या वर्ष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे कोई 2004 से पहले रिटायर हुआ हो या 2014 के बाद, सबको समान नीति और सम्मान मिलना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि एक देश का नागरिक तब तक सुरक्षित महसूस करता है जब तक उसे पता हो कि बुजुर्ग अवस्था में उसका जीवन सुरक्षित रहे। और पेंशन सिर्फ पैसा नहीं होती, यह सम्मान होती है, यह सुरक्षा होती है, यह स्थिरता होती है, यह मन की शांति होती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पेंशन की गणना। आखिर कैसे होगी? पेंशन कितनी बढ़ेगी? किससे कितनी मिलेगी? यह पेंशन गणना 3 मुख्य वर्गों में विभाजित है। पहला वर्ग, जिन लोगों ने 10 वर्षों तक या उससे कम योगदान दिया है, ऐसे लोगों की पेंशन की गणना 15000 की सीलिंग पर आधारित होती है। अगर किसी ने 10 साल या उससे कम सेवा दी है तो उनकी पेंशन लगभग 2143 के आसपास बनती है। यह आंकड़ा पुराने नियमों पर आधारित है और जरूरी नहीं कि अंतिम आदेश आने के बाद भी यही रहे, लेकिन फिलहाल यह एक बेसिक संकेत है कि कम सेवा अवधि वालों की पेंशन कहां से शुरू होती है। दूसरा वर्ग, जिनकी सेवा अवधि 15 से 25 साल के बीच है, यह वह समूह है जिसमें सबसे अधिक संख्या है। इन लोगों की पेंशन योगदान के वर्षों और वेतन सीमा के आधार पर 3200 से लेकर 6000 तक जा सकती है। अगर आपने 15 साल दिए हैं तो लगभग 3200 की पेंशन, अगर 20 साल दिए हैं तो लगभग 4700 से 4800, और अगर 25 साल तक सेवा की है तो लगभग 5600। तीसरा वर्ग, जिन्होंने 30 साल या उससे अधिक सेवा दी है, यदि आपने 30 साल पूरे किए हैं तो आपकी पेंशन लगभग 7000 तक पहुंच सकती है। यदि आपने 35 साल की सेवा दी है तो पेंशन 7500 से 7800।
या उससे अधिक भी हो सकती है। लंबे समय से 17,500 प्लस डीए पर पेंशन की मांग उठ रही है, लेकिन वह केवल उन लोगों पर लागू होगी जिन्होंने 30-35 साल या उससे अधिक योगदान दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी पेंशन आपके इन कारकों पर निर्भर करेगी। आपकी कुल सेवा अवधि, आपका योगदान, आपकी सैलरी सीमा, आपने किस वर्ष किस दर से योगदान दिया और आपकी पेंशन बल सर्विस कितनी बनी। जब यह सारा डाटा नए आदेश के तहत मैच किया जाएगा, तब हर पेंशन धारक को उसकी सटीक पेंशन का पता चल जाएगा। और इसी कारण मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पेंशन कोई एक साधारण गणना नहीं है। यह वर्षों की आपकी मेहनत का सम्मान है। यह आपके बुजुर्ग जीवन का सहारा है। यह वो चीज है जो आपको आर्थिक सुरक्षा देती है। यह वो बात है जो आपको रात को चैन से सोने देती है। और जब हम इस पूरी यात्रा की गहराई में उतरते हैं, तो समझ आता है कि यह सिर्फ कानून, कागज, फाइलें, सुनवाई और आदेशों की कहानी नहीं है। यह उन अनगिनत चेहरों की कहानी है जो अपने जीवन के सुनहरे वर्षों को देश की सेवा में लगाकर आज उम्मीद की एक किरण के सहारे जी रहे हैं। हर पेंशन धारक के मन में एक ही सवाल घूमता रहा है कि क्या कभी वह दिन आएगा जब पेंशन इतनी मिले कि वह न सिर्फ गुजारा कर सके, बल्कि सम्मान के साथ अपनी वृद्धावस्था बिता सके। यह सवाल उन लोगों के दिलों में और भी गहरा हो जाता है जिन्होंने 30 साल तक लगातार बिना छुट्टी लिए, बिना शिकायत किए, दिन रात मेहनत की मशीनों के फर्श पर खड़े रहकर काम किया, फैक्ट्री की गर्मी में तपते रहे, कार्यालय की जिम्मेदारियों में भागदौड़ करते रहे, और जब घर लौटे तो उनके चेहरों पर सिर्फ संतुष्टि होती थी कि वे देश को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन जब वही लोग रिटायर हुए तो उन्हें उम्मीद थी कि अब देश उनके लिए खड़ा होगा, लेकिन पेंशन की राशि देखकर उनके चेहरे पर जो निराशा उतरती थी, वह शब्दों में नहीं बताई जा सकती। कोई 1,000 की पेंशन पर गुजारा करता था, कोई 1,500, कोई 2,000, और उनकी आंखें हमेशा एक ही प्रश्न पूछती थी, इतने से कैसे चलेगा? कैसे दवाइयां आएंगी डॉक्टर को? क्या दिखाएंगे? त्योहार कैसे मनाएंगे? बच्चों को क्या देंगे? ये जिंदगी क्या सिर्फ गिनती के पैसों में सिमट गई है? इसी प्रश्न ने इस आंदोलन को जन्म दिया। एक ऐसा आंदोलन जो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि देश भर के लाखों पेंशन धारकों की आवाज बन गया। और जब यह आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो अदालत ने महसूस किया कि यह सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है, यह सामाजिक न्याय का मामला है। किसी भी सभ्य समाज का मापदंड यह नहीं होता कि उसके युवा कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, बल्कि यह होता है कि वह अपने बुजुर्गों को कितनी इज्जत देता है। और इस मानदंड पर पेंशन धारकों की स्थिति देखकर कोर्ट यह समझ गया कि यहां सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। आप सोचिए, 40 याचिकाएं, यह संख्या ही बताती है कि समस्या कितनी व्यापक थी। हर याचिका में एक दर्द था, एक कहानी थी, एक संघर्ष था। कोई बूढ़ा दंपति कोर्ट गया क्योंकि पेंशन में बढ़ोतरी न होने से रोजमर्रा का सामान खरीदना मुश्किल हो रहा था। कोई वृद्ध व्यक्ति इसलिए याचिका लेकर पहुंचा क्योंकि उसकी दवाइयों का खर्च उसकी पेंशन से दोगुना था। किसी ने अदालत में यह तक कहा कि मैंने 30 साल काम किया, पर मेरी पेंशन मेरे दामाद की जेब खर्च से भी कम है। यह बातें किसी अदालत की फाइलों में नहीं जानी चाहिए थी। यह बातें उस सिस्टम तक पहुंचना चाहिए था जो शुरू से ही पेंशन धारकों का संरक्षक बना हुआ था। जब 3 जजों की बेंच ने हर बात सुनी, दस्तावेज देखे, सरकारी तर्कों को परखा, ईपीएफओ के तकनीकी स्पष्टीकरण सुने और फिर पेंशन धारकों की ओर से रखी गई बातों की तुलना की, तब अदालत ने पाया कि समस्या सिर्फ नियमों की नहीं थी, बल्कि संवेदनशीलता की कमी की थी। अदालत ने महसूस किया कि चाहे व्यक्ति 2004 में रिटायर हुआ हो या 2014 में, उसकी मेहनत का मूल्य एक जैसा है। उसकी सेवा के सालों में कोई अंतर नहीं आता। सिर्फ इसलिए कि वह अलग वर्ष में रिटायर हुआ, उसकी निष्ठा, उसकी ईमानदारी, उसकी वर्षों की सेवा का कोई वर्ष विशेष से लेना देना नहीं। इसलिए अदालत ने साफ कहा कि रिटायरमेंट की तारीख, वर्ष अवधि या महीना किसी भी व्यक्ति की पेंशन तय करने का आधार नहीं हो सकता। आप सोचिए, यह फैसला कितना बड़ा है। इसका मतलब यह है कि अब सरकार और ईपीएफओ के पास कोई बहाना नहीं है कि वह यह कह सके कि पुराने रिटायरी को कम मिलेगा और नए रिटायरी को ज्यादा बड़ा है। यह भेदभाव अब कानून की नजर में पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अदालत ने कहा कि पेंशन योजना में सुधार किया जाए और जल्द से जल्द ऐसा प्रावधान बनाया जाए जिससे हर पेंशन धारक को सम्मानजनक पेंशन मिल सके। अब सवाल आता है, सम्मानजनक पेंशन किसे कहा जाए? 3,000, 4,000, 7,000 अदालत ने शब्द नहीं बताए, लेकिन उसकी मंशा साफ थी। पेंशन ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने बुजुर्ग जीवन में सम्मान से रह सके, और यह सम्मान तब तक नहीं आ सकता जब तक पेंशन धारकों की पेंशन 1,000 से 2,000 के स्तर पर अटकी रहे। इसी बात को समझते हुए अब गणना 3 वर्गों में बांटी गई है, जैसा पहले बताया था। लेकिन अब मैं गणना को और विस्तार से और गहराई से समझाता हूं, ताकि
ताकि आपको बिल्कुल साफ हो जाए कि आपकी पेंशन किस आधार पर तय होगी। मान लीजिए किसी ने 10 साल सेवा की तो उसकी पेंशन उसके योगदान के अनुसार सबसे कम स्लैब में आती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे जीवन भर कम पेंशन ही मिलेगी। यदि आने वाले आदेशों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाई गई तो उसे भी उसका लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए किसी ने 15, 20, 25 साल सेवा की। इस पेंशन श्रेणी में सबसे अधिक लोग हैं और यहीं पर पेंशन में सबसे अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि मध्यम सेवा अवधि वाले लोगों की संख्या देश में सबसे ज्यादा है। यदि सरकार मान लेती है कि न्यूनतम पेंशन 3000 से 5000 के बीच होनी चाहिए, तो इस वर्ग में आने वाले लगभग सभी लोगों की पेंशन में बड़े स्तर पर सुधार हो सकता है। फिर आते हैं वे लोग जिन्होंने 30-35 साल तक सेवा की। इन लोगों ने अपनी पूरी जवानी, अपना स्वास्थ्य, अपना समय और अपनी क्षमता नौकरी में लगा दी। इनकी पेंशन में सुधार होना उनका हक है और इसी कारण यह वर्ग सबसे ऊंची पेंशन स्लैब में आता है। लेकिन असली तस्वीर तब बदलती है जब ईपीएफओ को यह निर्देश मिलता है कि पेंशन देने का तरीका बदला जाए, गणना बदली जाए और पुराने नियमों को सुधार कर नई व्यवस्था लागू की जाए। यही वह बिंदु है जहां से आगे का पूरा भविष्य बदल सकता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ अदालत के निर्णय पर नहीं है, अब मामला सरकार के निर्णय पर आ गया है। अदालत ने स्पष्ट कह दिया है कि भेदभाव नहीं होगा, पेंशन बढ़ेगी और सम्मानजनक पेंशन का प्रावधान किया जाए। अब जिम्मेदारी सरकार पर है कि वह इसे किस तरह लागू करती है और कब लागू करती है। अब सोचिए, जब ईपीएफओ को नोटिस मिला कि पेंशन योजना में तत्काल सुधार किए जाएं, तो इसका अर्थ कितना गहरा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में नई तालिकाएं, नए सर्कुलर, नई पेंशन स्लैब और नए नियम सामने आएंगे। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी मानते हैं कि आने वाले आदेश के बाद न्यूनतम पेंशन कम से कम 3000 से 5000 तक की जा सकती है। कुछ का कहना है कि 7500 प्लस डीए का मॉडल लागू हो सकता है। कुछ का कहना है कि योगदान के वर्षों के अनुसार नई गणना सामने आएगी, जिसमें 7000 से 9000 तक की पेंशन भी संभव है। और यह सब इसीलिए संभव है क्योंकि अब अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि इतने वर्षों तक पेंशन धारकों के साथ जो गलत हुआ, अब उसे सुधारना अनिवार्य है। और इन सब बातों को समझते हुए एक बात स्पष्ट हो जाती है कि यह लड़ाई सिर्फ पेंशन की राशि की नहीं थी, यह उस सम्मान की लड़ाई थी जिसे हर पेंशन धारक ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई समझा। इस पूरे सफर में अदालत ने, समाज ने, सरकार ने और सबसे बढ़कर आपने अपने धैर्य ने यह साबित कर दिया कि न्याय देर से सही लेकिन आता जरूर है। आज जब हम इतने वर्षों की पीड़ा, संघर्ष और इंतजार के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी पेंशन धारक के साथ भेदभाव नहीं होगा और सभी को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए, तो यह सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि एक आशा है जिसे हर पेंशन धारक अपने दिल में संजोए हुए था। अब बात इस पर नहीं रहती कि पेंशन 2143 मिलेगी, 3200 मिलेगी, 5600 मिलेगी या 7500। बड़ी बात यह है कि अब व्यवस्था बदल रही है, सोच बदल रही है और वो सिस्टम जो वर्षों तक आपकी आवाज सुनने को तैयार नहीं था, अब आपके संघर्ष को स्वीकार कर चुका है। यह बदलाव आने वाले समय में नई पेंशन स्लैब, नए दिशा निर्देश और नई नीतियों के रूप में सामने आएगा और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका लाभ देश के हर पेंशन धारक तक पहुंचेगा। इसीलिए यह सफर यहां रुकता नहीं बल्कि इसी के साथ एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां पेंशन अब बोझ नहीं बल्कि अधिकार होगी, जहां पेंशन धारक अब उपेक्षित नहीं बल्कि सम्मानित होंगे और जहां आपका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनकर खड़ा रहेगा। आपने वर्षों तक काम किया, देश को आगे बढ़ाया, अपनी जवानी और मेहनत लगाई। अब देश पर यह जिम्मेदारी है कि वह आपके बुजुर्ग जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाए। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन योजना में सुधार अनिवार्य है, तो यह तय है कि आने वाले दिनों में आपको वो राहत मिलेगी जिसकी आप इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। बस इतना समझ लीजिए कि आपकी यह संघर्षपूर्ण यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और बहुत जल्द आपकी पेंशन न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि उस स्तर तक पहुंचेगी जहां आप गर्व से कह सकेंगे कि हां, अब मेरी पेंशन मेरे जीवन का सहारा है, बोझ नहीं। यही इस पूरी कहानी का सार है, संघर्ष से सम्मान तक की यात्रा और उम्मीद से अधिकार तक का सफर। अब समय है चैन से सांस लेने का, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका भविष्य पहले से कहीं अधिक सुरक्षित दिखाई देता है। वैसे आप पेंशन से जुड़ी कोई भी खबर मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। हिडन सच